हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमने एक हैरान करने वाली ट्रेजेडी को होते हुए देखा। एक सिस्टम के पास टोटल 859 केबी की फ्री रैम अवेलेबल थी, फिर भी उसे एक इनकमिंग 426 केबी के प्रोसेस को रिजेक्ट करना पड़ा। मेमोरी मौजूद थी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका इस्तेमाल नहीं कर सका। वह मेमोरी कहाँ गई? वह गायब नहीं हुई। वह मेमोरी एलोकेशन के इनविजिबल टैक्स यानी फ्रेगमेंटेशन में फंस गई थी। जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को फिजिकल रैम असाइन करता है तो स्ट्रक्चर के सामने एफिशिएंसी पीछे छूट जाती है। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन यूजेबल मेमोरी का धीरे धीरे अनयूजेबल वेस्ट में बदल जाना है। इस सेक्शन में हम इस इनएफिशिएंसी के दो अलग अलग फ्लेवर्स, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को डिटेल में समझेंगे। ये एक्सप्लोर करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्शन के जरिए इस प्रॉब्लम को कैसे पैच करने की कोशिश करते हैं, और एनालाइज करेंगे कि कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन आखिर में एक आर्किटेक्चरल डेड एंड पर क्यों पहुंच जाता है। सेक्शन ब्रेक, द मेटाफर, द बुकशेल्फ डिलेमा। इससे पहले कि हम हार्डवेयर रजिस्टर्स और बाइनरी कैलकुलेशंस में गहराई से जाएं, एक क्लियर इंट्यूटिव पिक्चर बनाने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप लकड़ी के बुकशेल्फ्स के एक सेट पर एक पर्सनल लाइब्रेरी को मैनेज कर रहे हैं। यह डायग्राम इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी फ्रेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए एक बुकशेल्फ मेटाफर का यूज करता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को एक एलोकेटेड ब्लॉक के अंदर वेस्टेड स्पेस के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे किसी बुक के अंदर बाउंड किए गए ब्लैंक पेजेस जिन्हें दूसरे टेक्स्ट के लिए यूज नहीं किया जा सकता। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एलोकेटेड ब्लॉक्स के बीच वेस्टेड स्पेस के रूप में दिखाया गया है, जहां टोटल कंबाइंड फ्री स्पेस एक नए आइटम को रखने के लिए काफी बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि स्पेस नॉन कॉन्टिगुअस गैप्स में बंटा होता है, इसलिए एक बड़ा सिंगल आइटम फिट नहीं हो पाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ब्रैकेट ओपन ब्लैंक पेजेस इनसाइड अ बुक ब्रैकेट क्लोज कोलन। इमेजिन कीजिए कि एक पब्लिशर एक शॉर्ट 40 पेज नोवेला प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसे एक स्टैंडर्ड हार्ड कवर केसिंग के अंदर बाइंड कर रहा है जो 100 पेज नोवेल्स के लिए डिजाइन की गई है। फुल स्टॉप बचे हुए 60 ब्लैंक पेजेस हार्ड कवर्स के अंदर टाइटली बाइंड हो जाते हैं। फुल स्टॉप वह ब्लैंक पेपर पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। फुल स्टॉप आप उन ब्लैंक पेजेस को कट करके बाहर नहीं निकाल सकते और उनका यूज दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंट करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वे उस स्पेसिफिक बुक ब्लॉक की फिक्स्ड बाइंडिंग के अंदर लॉक्ड हैं। फुल स्टॉप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ब्रैकेट ओपन स्कैटर्ड गैप्स बिटवीन बुक्स ब्रैकेट क्लोज कोलन। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइब्रेरी शेल्फ में कई थिक नोवेल्स रखी हैं। फुल स्टॉप अलग अलग बुक्स के बीच में छोटे खाली गैप्स हैं। डॉट 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 एक 2 इंच का गैप यहाँ, एक 3 इंच का गैप वहाँ, और एंड के पास एक 4 इंच का गैप। फुल स्टॉप टोटल एम्प्टी शेल्फ स्पेस 9 इंचेस के इक्वल है। फुल स्टॉप हाउएवर, अगर कोई फ्रेंड आपको एक 6 इंच का मल्टी वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया सेट गिफ्ट करता है, तो आप इसे शेल्फ पर वैसे का वैसा नहीं रख सकते। एक्सक्लेमेशन मार्क, भले ही आपके पास टोटल 9 इंचेस की जगह है, लेकिन कोई भी सिंगल गैप इतना बड़ा नहीं है कि उस 6 इंच के बॉक्स सेट को रख सके। फुल स्टॉप वह स्पेस बुक्स के बाहर फ्रेगमेंटेड है। फुल स्टॉप। अब चलिए इन एग्जैक्ट बुक शेल्फ डायनेमिक्स को फिजिकल CPU मेमोरी पर मैप करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, सेक्शन ब्रेक, फुल स्टॉप, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कोलन वेस्टेड स्पेस इनसाइड द बॉक्स। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब मेन मेमोरी को फिक्स्ड साइज्ड ब्लॉक्स या पार्टीशंस में एलोकेट किया जाता है। फुल स्टॉप, जब कोई प्रोसेस मेमोरी रिक्वेस्ट करती है, तो उसे एक फुल पार्टीशन असाइन किया जाता है। फुल स्टॉप, अगर प्रोसेस उसे असाइन किए गए पार्टीशन से छोटी होती है, उस पार्टीशन के अंदर की अनएलोकेटेड बची हुई मेमोरी आइडल पड़ी रहती है। फुल स्टॉप। फॉर्मल डेफिनेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वह वेस्टेड मेमोरी स्पेस है जो पूरी तरह से एक एलोकेटेड मेमोरी पार्टीशन के अंदर होता है। फुल स्टॉप ये इसलिए होता है क्योंकि मेमोरी एलोकेशन यूनिट साइज प्रोसेस द्वारा रिक्वेस्ट की गई मेमोरी से बड़ा होता है। फुल स्टॉप। यह डायग्राम मेमोरी मैनेजमेंट में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। यह 100 मेगाबाइट्स के एक फिक्स्ड साइज पार्टीशन को दिखाता है, जहां एक प्रोसेस एलोकेटेड स्पेस का सिर्फ 30 मेगाबाइट्स ही यूटिलाइज करता है। इसके कारण बचा हुआ 70 मेगाबाइट्स वेस्ट हो जाता है और सिस्टम में किसी भी दूसरे प्रोसेस के लिए अनयूजेबल हो जाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फिक्स्ड ब्रैकेट ओपन स्टैटिक ब्रैकेट क्लोज पार्टीशनिंग का डिफाइनिंग हॉलमार्क है। फुल स्टॉप। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को पहले से ही 100 मेगाबाइट्स के बराबर चंक्स में डिवाइड कर देता है और आपकी एप्लीकेशन को सिर्फ 30 मेगाबाइट्स की जरूरत है,
तो ओएस पूरा 100 मेगाबाइट का पार्टीशन सौंप देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिस्टम का ट्रैकिंग मेटाडेटा सिर्फ पार्टीशन बाउंड्रीज को ट्रैक करता है, पार्टीशन के किसी मनमाने हिस्से को नहीं बचा हुआ। 70 मेगाबाइट्स प्रोसेस P1 के स्लॉट के अंदर लॉक हो जाता है। भले ही P1 सिर्फ 30 MB यूज कर रहा है, प्रोसेस P2 उस बचे हुए 70 MB को टच नहीं कर सकता। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी MMU के पर्सपेक्टिव से वह पूरा 100 MB का ब्लॉक एक्सक्लूसिवली P1 का ही है, जब तक कि P1 टर्मिनेट नहीं हो जाता। गेट कैलकुलेशंस के लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फिक्स्ड पार्टीशंस S1 S2 से लेकर Sn तक और उन पार्टीशंस को असाइन किए गए प्रोसेस P1 P2 से लेकर Pk तक वाले एक सिस्टम के लिए, जिसमें प्रोसेस Pi को पार्टीशन Sj में रखा गया है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पार्टीशन J इक्वल्स साइज ऑफ S सबस्क्रिप्ट J माइनस साइज ऑफ P सबस्क्रिप्ट I। टोटल सिस्टम इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस द सम फ्रॉम J इक्वल्स 1 to K ऑफ द क्वांटिटी साइज ऑफ S सबस्क्रिप्ट J माइनस साइज ऑफ P सबस्क्रिप्ट I। सेक्शन ब्रेक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फिजिकल रैम में बिखरे हुए गैप्स जैसे ही कंप्यूटिंग फिक्स्ड स्लॉट्स से डायनेमिक यानी वेरिएबल पार्टीशनिंग में इवॉल्व हुई। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने खुशी मनाई, डायनेमिक एलोकेशन ने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर किसी प्रोसेस ने 30 मेगाबाइट्स की रिक्वेस्ट की तो कर्नल ने एग्जैक्टली 30 मेगाबाइट्स एलोकेट किए। एलोकेशन ब्लॉक के अंदर जीरो स्पेस वेस्ट हुआ था। हालांकि इसने एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फॉर्मल डेफिनेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब पूरे सिस्टम में टोटल फ्री मेमोरी स्पेस किसी प्रोसेस एलोकेशन रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन मेमोरी फिजिकल रैम में बिखरे हुए छोटे नॉन कॉन्टिग्यूअस होल्स में बंटी होती है। क्योंकि एलोकेशन कॉन्टिग्यूअस होना चाहिए, इसलिए प्रोसेस को लोड नहीं किया जा सकता है। यह डायग्राम फिजिकल मेमोरी में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। यह एक मेमोरी लेआउट दिखाता है जहां एक्टिव प्रोसेसेज और फ्री गैप्स इंटरलीव्ड हैं। हालांकि बिखरे हुए फ्री मेमोरी गैप्स का टोटल सम एक नई इनकमिंग प्रोसेस को एकोमोडेट करने के लिए काफ़ी बड़ा है, फिर भी एलोकेशन फेल हो जाता है क्योंकि फ्री स्पेस कॉन्टिग्यूअस नहीं है और कोई भी सिंगल अवेलेबल ब्लॉक अपने आप में काफ़ी बड़ा नहीं है। डायनेमिक मेमोरी का लाइफ साइकिल डिके फिजिकल रैम आखिर स्विच चीज़ जैसी क्यों दिखने लगती है? सिस्टम स्टार्टअप पर रैम प्योर और कंटिन्यूअस होती है, वन मैसिव फ्री ब्लॉक। एप्लीकेशंस लॉन्च होते हैं और टाइटली साइड बाय साइड प्लेस हो जाते हैं। एप्लीकेशंस अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स पर टर्मिनेट होते हैं, जिससे लोकलाइज्ड मेमोरी ब्लॉक्स फ्री हो जाते हैं और होल्स बन जाते हैं। न्यू एप्लीकेशंस आते हैं, कुछ फ्री हुए होल्स में फिट हो जाते हैं और पीछे छोटे रेसिड्यूअल सब होल्स छोड़ जाते हैं। एग्जीक्यूशन के घंटों या दिनों के बाद मेमोरी एक्टिव एलोकेशंस के एक मोज़ेक में बदल जाती है, जिसके बीच बीच में छोटे अनयूजेबल गैप्स होते हैं। मैथमेटिकल कंडीशन फॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ साइज ऑफ फ्री होल सबस्क्रिप्ट I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज ऑफ P सबस्क्रिप्ट इनकमिंग एंड द मैक्सिमम ऑफ द साइज ऑफ फ्री होल सबस्क्रिप्ट I इज लेस देन साइज ऑफ P सबस्क्रिप्ट इनकमिंग। प्लेन वर्ड्स में आपके पास इनफ टोटल मेमोरी स्पेस है, लेकिन आपके पास पेलोड को रखने के लिए एक सिंगल कंटिन्यूअस बकेट नहीं है जो काफ़ी बड़ी हो। सेक्शन ब्रेक नुट्स 50% रूल। क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बस एक ओकेशनल बैड लक इवेंट है या ये मैथमेटिकली इनएविटेबल है? फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट डोनाल्ड नुथ ने कंटिन्यूअस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को गवर्न करने वाली एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल थ्योरम डिराइव की, जिसे द 50% रूल के नाम से जाना जाता है। नुट्स 50% रूल थ्योरम अगर एक सिस्टम फर्स्ट फिट जैसा कंटिन्यूअस डायनेमिक एलोकेशन एल्गोरिदम यूज करता है और n एलोकेटेड प्रोसेसेस के साथ एक स्टेबल स्टेट में पहुंचता है, तो मेमोरी में फ्री होल्स का नंबर अप्रोक्सीमेटली 0.5 n की तरफ टेंड करेगा। नंबर ऑफ फ्री होल्स इज अप्रोक्सीमेटली 1/2 ऑफ n। प्रैक्टिस में इसका क्या मतलब है? अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में n इक्वल टू 100 प्रोसेसेस को एक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आमतौर पर उनके बीच लगभग 50 फ्री होल्स स्कैटर्ड होंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिखाता है कि टिपिकल डायनेमिक एलोकेशन पैटर्न्स के तहत अप्रोक्सीमेटली 1/3 यूजेबल फिजिकल मेमोरी एलोकेशन रिक्वेस्ट्स फेल होना शुरू होने से पहले एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में लॉस्ट हो जाती है। यह रियलिटी अनमैनेज्ड डायनेमिक एलोकेशन को लॉन्ग रनिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए अनवायबल बनाती है। सेक्शन ब्रेक हेड टू हेड कंपैरिजन इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
ये एश्योर करने के लिए कि आप जॉब इंटरव्यूज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन कॉन्सेप्ट्स को कभी मिक्स न करें, इस कॉम्प्रहेंसिव ब्रेकडाउन को स्टडी करें। यह टेबल अलग अलग की फीचर्स के बेसिस पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कंपेयर करती है। वेस्ट की लोकेशन की बात करें तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक एलोकेटेड पार्टीशन ब्लॉक के अंदर होता है, जबकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एलोकेटेड ब्लॉक्स के बाहर एक्टिव प्रोसेस के बीच में होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मेन रीजन फिक्स्ड स्टैटिक पार्टीशनिंग स्कीम्स हैं जो फिक्स्ड डिस्क्रीट ब्लॉक साइज में मेमोरी एलोकेट करती हैं, जबकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डायनेमिक वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम्स की वजह से होता है जो प्रोसेसेस के डायनेमिक अराइवल और टर्मिनेशन के कारण होती हैं। सिस्टम स्टेट के मामले में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब एलोकेटेड ब्लॉक साइज रिक्वेस्टेड प्रोसेस साइज से ग्रेटर देन होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए टोटल फ्री रैम रिक्वेस्टेड साइज से ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है, लेकिन मैक्सिमम सिंगल होल रिक्वेस्टेड साइज से लेस देन होता है। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फिक्स वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग और स्मॉलर ब्लॉक ग्रैन्युलरिटी को इन्वॉल्व करता है, जबकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को मेमोरी कॉम्पैक्शन यानी डीफ्रेगमेंटेशन या पेजिंग यानी नॉन कॉन्टिगुअस एलोकेशन के जरिए रिजॉल्व किया जाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी डिटर्मिनिस्टिक होती है और पार्टीशन बाउंड्रीज से बाउंडेड होती है, जबकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन स्टोकेस्टिक होता है जो रनटाइम के दौरान प्रोसेसेस के एंटर और एग्जिट होने के साथ साथ और खराब होता जाता है। फाइनली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए एग्जाम ट्रिगर फ्रेजेस में स्पेस वेस्टेड इनसाइड असाइंड स्लॉट शामिल है, जबकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए ट्रिगर फ्रेज टोटल स्पेस अवेलेबल इज सफिशिएंट बट नॉट कंटिन्यूअस है। सेक्शन ब्रेक कॉम्पैक्शन द ब्रूट फोर्स रेमेडी। अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फ्री मेमोरी के बिखरे हुए टुकड़ों में बंटने की वजह से होता है तो सबसे सीधा फिक्स क्या है? फिजिकल शफलिंग। इस प्रोसेस को कॉम्पैक्शन या मेमोरी डिफ्रेगमेंटेशन के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी कॉम्पैक्शन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह एक फ्रेगमेंटेड मेमोरी लेआउट को एक कॉम्पैक्टेड लेआउट से कंपेयर करता है। कॉम्पैक्शन से पहले एक्टिव प्रोसेसेस के बीच फ्री मेमोरी स्पेस 80 मेगाबाइट्स और 120 मेगाबाइट्स के सेपरेट होल्स में स्प्लिट रहता है। कॉम्पैक्शन के बाद सिस्टम प्रोसेसेस को एक दूसरे के एडजेसेंट मूव कर देता है, जिससे फ्रेगमेंटेड फ्री स्पेसेस कंसोलिडेट होकर 200 मेगाबाइट्स का एक सिंगल कंटिगुअस फ्री मेमोरी ब्लॉक बन जाता है। कॉम्पैक्शन कैसे काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर स्पेस प्रोसेसिंग को रोकता है और सभी एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक्स को फिजिकल मेमोरी के एक छोर की तरफ शिफ्ट कर देता है, आमतौर पर एड्रेस 0 की तरफ, ठीक कर्नल स्पेस के बाद। सभी एक्टिव प्रोसेसेस को बम्पर टू बम्पर एक साथ टाइटली स्लाइड करके सभी आइसोलेटेड फ्री मेमोरी होल्स बाहर निकल जाते हैं और मेमोरी के हाई एड्रेस एंड पर फ्री रैम के एक बड़े कंटिन्यूअस ब्लॉक में कंसोलिडेट हो जाते हैं। अब एक इनकमिंग प्रोसेस जो पहले लोड होने में फेल हो गया था, उसे इस न्यूली कंसोलिडेटेड मेगा होल में असाइन किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक द रिलोकेशन प्रीरेक्विजिट स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक बाइंडिंग। क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी आर्बिट्रेरी मोमेंट पर मेमोरी को कॉम्पैक्ट कर सकता है? नहीं। कॉम्पैक्शन में एक एक्टिव प्रोसेस के कोड सेगमेंट, स्टैक फ्रेम्स और हीप पॉइंटर्स को फिजिकल रैम एड्रेसेस के एक सेट से फिजिकल रैम एड्रेसेस की पूरी तरह से अलग रेंज में फिजिकली मूव करना शामिल है। उदाहरण के लिए प्रोसेस P2 को फिजिकल एड्रेस रेंज 380 मेगाबाइट्स से 580 मेगाबाइट्स से नीचे 200 मेगाबाइट्स से 400 मेगाबाइट्स पर स्लाइड करना। क्या यह मूवमेंट पॉसिबल है? यह पूरी तरह से एड्रेस बाइंडिंग टाइम पर डिपेंड करता है। यह एक्सप्लेनेशन कंपेयर करता है कैसे डिफरेंट एड्रेस बाइंडिंग मेथड्स मेमोरी को कंपैक्ट करने की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। यह हाईलाइट करता है कि कंपाइल टाइम और लो टाइम बाइंडिंग मेमोरी कंपैक्शन को रोकते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में एब्सोल्यूट लोकेशंस हार्ड कोडेड होते हैं, जबकि डायनेमिक एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग कंपैक्शन को परमिट करती है क्योंकि सिस्टम हार्डवेयर रजिस्टर्स का यूज करके रन टाइम पर फिजिकल एड्रेसेस कैलकुलेट करता है, जिसका मतलब है कि जब कोड को मूव किया जाता है तो सिर्फ रजिस्टर को अपडेट करने की जरूरत होती है। कंपाइल टाइम और लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। अगर मेमोरी एड्रेसेस तब रिजॉल्व होते हैं जब प्रोग्राम कंपाइल होता है या रैम में लोड होता है, तो फिजिकल पॉइंटर्स जैसे JMP0 X04 F2 या C में पॉइंटर वेरिएबल CPU इंस्ट्रक्शंस में हार्ड कोड हो जाते हैं। अगर OS उस प्रोसेस को रैम में मूव करता है तो वे मेमोरी पॉइंटर्स इनवैलिड लोकेशंस को पॉइंट करेंगे या दूसरे एप्लीकेशंस को असाइन की गई मेमोरी को एक्सेस करेंगे।
यहाँ कॉम्पैक्शन इम्पॉसिबल है। एग्जीक्यूशन टाइम या डायनेमिक एड्रेस बाइंडिंग। जैसा कि सेक्शन 6.1 में डिस्कस किया गया है, मॉडर्न सीपीयू एक हार्डवेयर बेस या रिलोकेशन रजिस्टर का यूज करते हैं। सभी इंस्ट्रक्शंस ऑफसेट 0 से शुरू होने वाले रिलेटिव लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करते हैं। एक्चुअल फिजिकल एड्रेस हार्डवेयर द्वारा ऑन द फ्लाई जनरेट किया जाता है। फिजिकल एड्रेस इक्वल्स लॉजिकल एड्रेस प्लस बेस रजिस्टर। डायनेमिक एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग के साथ रैम में एक प्रोसेस को मूव करने के लिए ओएस कर्नल को सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स की जरूरत होती है। रॉ ब्लॉक ऑफ बाइट्स को पुरानी फिजिकल रैम लोकेशन से नई फिजिकल रैम लोकेशन पर कॉपी करें। नया स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी के अंदर सेव्ड बेस रजिस्टर को अपडेट करें। जब शेड्यूलर इस प्रोसेस पर वापस कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है तो अपडेटेड बेस रजिस्टर सिर्फ सीपीयू हार्डवेयर में लोड हो जाता है और एप्लीकेशन बिना ये रियलाइज किए कि इसे रिलोकेट किया गया था सिमलेसली फिर से चलने लगती है। सेक्शन ब्रेक। कॉम्पैक्शन का इमेंस ओवरहेड। अगर डायनेमिक रिलोकेशन हार्डवेयर कॉम्पैक्शन को पॉसिबल बनाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हर बार एक होल दिखने पर कंटिन्यूअसली कॉम्पैक्शन क्यों नहीं रन करते? क्योंकि मेमोरी को इधर उधर शिफ्ट करना एक्सट्रीमली स्लो होता है। कॉम्पैक्शन कोई सिंपल पॉइंटर एडजस्टमेंट नहीं है। सीपीयू और मेमोरी कंट्रोलर को रिलोकेट किए गए हर बाइट के लिए फिजिकल मेमोरी रीड और राइट बस साइकिल्स परफॉर्म करने होते हैं। क्वांटिटेटिव कॉम्पैक्शन कॉस्ट कैलकुलेशन। आइए ये देखने के लिए एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैलकुलेशन रन करें कि कॉम्पैक्शन सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस को क्यों नुकसान पहुंचाता है। सिनेरियो। मान लीजिए कि एक सिस्टम में 16 GB रैम है जिसमें से 8 GB में एक्टिव प्रोसेसेस हैं जो मेमोरी में बिखरे हुए हैं और उन्हें कॉम्पैक्शन के दौरान मूव किया जाना चाहिए। अस्यूम कीजिए कि मेन मेमोरी बैंडविड्थ यानी रीड या राइट ट्रांसफर रेट 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। स्टेप 1 रीड टाइम कैलकुलेट कीजिए। 8 गीगाबाइट्स डेटा को मूव करने के लिए रैम कंट्रोलर को सबसे पहले 8 गीगाबाइट्स डेटा सीपीयू रजिस्टर्स या इंटरमीडिएट बफर्स में रीड करना होगा। टाइम सबस्क्रिप्ट रीड इक्वल्स 8 गीगाबाइट्स डिवाइडेड बाई 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड विच इक्वल्स 0.8 सेकंड्स। स्टेप 2 राइट टाइम कैलकुलेट कीजिए। मेमोरी कंट्रोलर को फिर उस 8 GB को वापस नए कंटिगुअस टारगेट लोकेशन पर राइट करना होगा। टाइम सबस्क्रिप्ट राइट इक्वल्स 8 गीगाबाइट्स डिवाइडेड बाई 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड विच इक्वल्स 0.8 सेकंड्स। स्टेप 3 टोटल कॉम्पैक्शन फ्रीज। टोटल स्टॉल टाइम इक्वल्स टाइम सबस्क्रिप्ट रीड प्लस टाइम सबस्क्रिप्ट राइट which equals 0.8 seconds plus 0.8 seconds which equals 1.6 seconds। इसका इम्पैक्ट यह है कि उन 1.6 सेकंड्स के दौरान सीपीयू पूरी तरह से सिस्टम बस के जरिए होने वाली ब्लॉक ट्रांसफर्स में बिजी रहता है। एस को प्रोसेस एग्जीक्यूशन सस्पेंड करना पड़ता है। आई रेंडरिंग फ्रीज करनी पड़ती है। नेटवर्क पैकेट्स ड्रॉप करने पड़ते हैं और ऑडियो प्लेबैक पॉज करना पड़ता है। एक यूजर के लिए सिस्टम पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है या अटकने लगता है। इस सीवियर परफॉर्मेंस पेनल्टी की वजह से कंटिगुअस एलोकेशन सिस्टम्स में कॉम्पैक्शन को लास्ट रिसॉर्ट माना जाता है और मॉडर्न जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इससे पूरी तरह बचा जाता है। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम सॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशंस में एक्सेल करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स में मास्टर होना होगा। चलिए 2 क्लासिक एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1 फिक्स्ड पार्टीशनिंग और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन एक ऐसे सिस्टम को कंसीडर कीजिए जिसकी टोटल मेमोरी 1000 किलोबाइट्स है और जो स्टैटिकली 5 फिक्स्ड स्लॉट्स में पार्टीशनड है जिनके साइज क्रमशः 100 किलोबाइट्स, 300 किलोबाइट्स, 150 किलोबाइट्स, 200 किलोबाइट्स और 250 किलोबाइट्स हैं। 4 प्रोसेसेस अपनी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स के साथ आते हैं। P1 इक्वल्स 80 किलोबाइट्स, P2 इक्वल्स 270 किलोबाइट्स, P3 इक्वल्स 110 किलोबाइट्स, P4 इक्वल्स 190 किलोबाइट्स। ये अस्यूम करते हुए कि प्रोसेसेस को पार्टीशंस में रखने के लिए बेस्ट फिट पॉलिसी का यूज किया गया है, कैलकुलेट कीजिए कि हर प्रोसेस को कौन सा पार्टीशन एलोकेट किया गया है। हर प्रोसेस द्वारा जनरेटेड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सिस्टम में टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और सिस्टम में बचा हुआ टोटल अनयूज्ड मेमोरी। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। अवेलेबल फिक्स्ड पार्टीशंस हैं AS1 इक्वल टू 100 किलोबाइट्स, AS2 इक्वल टू 300 किलोबाइट्स, AS3 इक्वल टू 150 किलोबाइट्स, AS4 इक्वल टू 200 किलोबाइट्स, AS5 इक्वल टू 250 किलोबाइट्स।
एलोकेशन ट्रेस बेस्ट फिट इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैलिड पार्टीशन साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोसेस साइज। प्रोसेस पी 180 किलोबाइट्स। वैलिड पार्टीशंस हैं AS1 100, AS2 300, AS3 150, AS4 200, AS5 250। बेस्ट फिट स्मॉलेस्ट वैलिड है पार्टीशन AS1 100 किलोबाइट्स। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर P1 इक्वल टू 100-80 जो इक्वल है 20 किलोबाइट्स के। प्रोसेस P2 270 किलोबाइट्स। वैलिड अवेलेबल पार्टीशंस हैं AS2 300। बेस्ट फिट है पार्टीशन AS2 थ्रू 300 किलोबाइट्स। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर P2 इक्वल टू 300-270 जो इक्वल है 30 किलोबाइट्स के। प्रोसेस P3 110 किलोबाइट्स। रिमेनिंग फ्री पार्टीशंस हैं AS3 150, AS4 200, AS5 250। बेस्ट फिट स्मॉलेस्ट वैलिड है पार्टीशन AS3 150 किलोबाइट्स। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर P3 इक्वल टू 150-110 जो इक्वल है 40 किलोबाइट्स के। प्रोसेस P4 190 किलोबाइट्स। रिमेनिंग फ्री पार्टीशंस हैं AS4 200, AS5 250। बेस्ट फिट स्मॉलेस्ट वैलिड है पार्टीशन AS4 200 किलोबाइट्स। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर P4 इक्वल टू 200-190 जो इक्वल है 10 किलोबाइट्स के। सेक्शन ब्रेक समरी आंसर्स। पार्टीशन असाइनमेंट्स हैं P1 लीड्स टू AS1, P2 लीड्स टू AS2, P3 लीड्स टू AS3, P4 लीड्स टू AS4। टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन टोटल IF इक्वल्स 20 + 30 + 40 + 10 इक्वल्स 100 किलोबाइट्स। अनएलोकेटेड एम्प्टी पार्टीशंस हैं पार्टीशन AS5 250 किलोबाइट्स पूरी तरह से अनअसाइंड है। टोटल सिस्टम अनयूज्ड मेमोरी टोटल वेस्टेड/अनयूज्ड स्पेस इक्वल्स टोटल IF प्लस अनएलोकेटेड पार्टीशंस। टोटल अनयूज्ड स्पेस इक्वल्स 100 किलोबाइट्स प्लस 250 किलोबाइट्स इक्वल्स 350 किलोबाइट्स। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम 2 डायनेमिक पार्टीशनिंग और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन एक सिस्टम जो कंटिन्यूअस डायनेमिक पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहा है उसमें करेंटली मेमोरी होल्स हैं जिनके साइज हैं 50 किलोबाइट्स, 150 किलोबाइट्स, 90 किलोबाइट्स और 210 किलोबाइट्स फिजिकल एड्रेस ऑर्डर में। एक नया प्रोसेस रिक्वेस्ट PA इक्वल्स 180 किलोबाइट्स आता है। क्या PA एलोकेट हो सकता है? अगर हाँ तो फर्स्ट फिट किस होल को सिलेक्ट करता है? मान लीजिए PA फर्स्ट फिट का यूज करके एलोकेट हो गया है। इसके बाद एक और प्रोसेस PB इक्वल्स 100 किलोबाइट्स आता है। क्या PB एलोकेट हो सकता है? अगर PA एलोकेट होने के बाद एक इनकमिंग प्रोसेस PC इक्वल्स 250 किलोबाइट्स आता है तो सिस्टम में मौजूद टोटल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैलकुलेट कीजिए। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन इनिशियल होल्स हैं H1 50 किलोबाइट्स, H2 150 किलोबाइट्स, H3 90 किलोबाइट्स, H4 210 किलोबाइट्स। टोटल फ्री स्पेस इक्वल्स 50 + 150 + 90 + 210 इक्वल्स 500 किलोबाइट्स। फर्स्ट फिट का यूज करके प्रोसेस PE 180 किलोबाइट्स एलोकेट करें। H1 50 किलोबाइट्स चेक करें, बहुत छोटा है, 50 लेस देन 180 है। H2 150 किलोबाइट्स चेक करें, बहुत छोटा है, 150 लेस देन 180 है। H3 90 किलोबाइट्स चेक करें, बहुत छोटा है, 90 लेस देन 180 है। H4 210 किलोबाइट्स चेक करें, 210 ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 है। मैच रिजल्ट PA को होल H4 में एलोकेट किया गया है। होल H4 में लेफ्ट ओवर इक्वल्स 200 - 180 इक्वल्स 30 किलोबाइट्स। अपडेटेड होल लिस्ट है H1 50 किलोबाइट्स, H2 150 किलोबाइट्स, H3 90 किलोबाइट्स, H4 30 किलोबाइट्स। फर्स्ट फिट का यूज करके प्रोसेस PB 100 किलोबाइट्स एलोकेट करें। H1 50 किलोबाइट्स चेक करें, नहीं। H2 150 किलोबाइट्स चेक करें, 150 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है। मैच रिजल्ट PB को होल H2 में एलोकेट किया गया है। होल H2 में लेफ्ट ओवर इक्वल्स 150 - 100 इक्वल्स 50 किलोबाइट्स। अपडेटेड होल लिस्ट है H1 50 किलोबाइट्स, H2 50 किलोबाइट्स, H3 90 किलोबाइट्स, H4 30 किलोबाइट्स। रिक्वेस्ट PC 250 किलोबाइट्स को इवैल्यूएट करें। अपडेटेड होल्स के अक्रॉस टोटल सिस्टम फ्री मेमोरी कैलकुलेट करें। टोटल फ्री मेमोरी इक्वल्स 50 + 50 + 90 + 30 इक्वल्स 220 किलोबाइट्स। ध्यान दें कि PC को 250 किलोबाइट्स की जरूरत है। क्या PC को एलोकेट किया जा सकता है? नो।
क्या ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है? चलिए मैथमेटिकल कंडीशन चेक करते हैं। क्या टोटल फ्री मेमोरी 250 किलोबाइट्स से ग्रेटर देन या इक्वल टू है? टोटल फ्री मेमोरी सिर्फ 220 किलोबाइट्स है, जो 250 किलोबाइट्स से स्ट्रिक्टली लेस देन है। एग्जाम ट्रैप अलर्ट। ये फेलियर इनसफिशिएंट टोटल कैपेसिटी की वजह से है, ना कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वजह से। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सिर्फ तब होता है जब टोटल फ्री मेमोरी रिक्वेस्टेड प्रोसेस साइज से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, लेकिन उसमें कॉन्टिगुअस ब्लॉक की कमी हो। एग्जाम्स में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डिक्लेयर करने से पहले हमेशा टोटल रैम कैपेसिटी पहले चेक करें। सेक्शन ब्रेक। डायग्नोस्टिक क्विक चेक। आगे बढ़ने से पहले आप मेमोरी एलोकेशन ट्रैप्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें। क्वेश्चन: क्या प्योर डायनेमिक पार्टीशनिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है? आंसर: नो। डायनेमिक पार्टीशनिंग उस एग्जैक्ट साइज को एलोकेट करता है जो एक प्रोसेस द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सिर्फ तब होता है जब मेमोरी फिक्स्ड पार्टीशन ब्लॉक्स में एलोकेट की जाती है। क्वेश्चन: क्या कॉम्पैक्शन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिजॉल्व कर सकता है? आंसर: नो। कॉम्पैक्शन पार्टीशंस के बीच एक्सटर्नल गैप्स को मर्ज करने के लिए एक्टिव प्रोसेसेज को शिफ्ट करता है। यह फिक्स्ड पार्टीशन बाउंड्रीज को ऑल्टर नहीं कर सकता या किसी प्रोसेस के असाइंड पार्टीशन ब्लॉक के अंदर ट्रैप्ड वेस्टेड स्पेस को क्लियर नहीं कर सकता। क्वेश्चन: कौन सी सिंगल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रनटाइम पर मेमोरी कॉम्पैक्शन को फिजिबल बनाती है? आंसर: डायनेमिक एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस रिलोकेशन हार्डवेयर, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर बेस या रिलोकेशन रजिस्टर्स। सेक्शन ब्रेक। द पैराडाइम शिफ्ट ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम कॉन्टिग्यूटी। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और कॉन्टिगुअस एलोकेशन के फंडामेंटल डिलेमा को देखते हैं। हमने फिक्स्ड पार्टीशनिंग से शुरुआत की थी, लेकिन यह इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर कर रहा था। हम डायनेमिक पार्टीशनिंग पर स्विच कर गए, लेकिन यह एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर करने लगा। हमने कॉम्पैक्शन ट्राई किया, लेकिन इसने सीपीयू को फ्रीज कर दिया, सिस्टम परफॉर्मेंस को स्टॉल कर दिया। इन सभी फेल्योर्स के पीछे के सिंगल अंडरलाइंग रूट कॉज पर ध्यान दीजिए। कंटिगुअस एलोकेशन कंस्ट्रेंट, यानी ये रिक्वायरमेंट की एक एंटायर प्रोसेस पे लोड, जैसे टेक्स्ट, डेटा, हीप और स्टैक, फिजिकल रैम एड्रेसेस के वन कंटिन्यूअस अनब्रोकन ब्लॉक में स्टोर होना चाहिए। क्या हो अगर हम उस रूल को पूरी तरह से ब्रेक कर दें? क्या हो अगर एक 100 MB के प्रोसेस को हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल 4 KB के पीसेस में चॉप किया जा सके और वे इंडिविजुअल पीसेस रैम के अवेलेबल फ्री स्पेसेस में कहीं भी स्कैटर हो जाएं? अगर किसी प्रोसेस को फिजिकल मेमोरी में कंटिगुअस होने की जरूरत नहीं है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। फिर एक्सपेंसिव कॉम्पैक्शन की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ये नॉन कंटिगुअस रिवॉल्यूशन सभी मॉडर्न कंप्यूटिंग की बैकबोन है, और ये हमारे नेक्स्ट सेक्शन में शुरू होता है, जो है 6.3 नॉन कंटिगुअस एलोकेशन, पेजिंग बेसिक्स और पेज टेबल्स।